हाँ सर, चालू करिए। ऑप्शनल क्या है? ऑप्शनल क्या है? सर LSW। LSW। और हॉबी क्या है? ऑप्शनल LSW है। हॉबी 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 सर कुकिंग है। कुकिंग। कुकिंग तो आपका काम है, ये हॉबी कैसे है? सर मुझे ये बहुत पसंद है कि जब भी मैं स्टडी से फ्री होती हूँ या फिर मेरा थोड़ा मुझे रिफ्रेश होना रहता है तो मैं खाना बनाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, इससे मुझे खुशी मिलती है। अच्छा। तो ऑप्शनल जो आपका LSW है, जी यह प्रशासन में कैसे योगदान दे सकता है? सर LSW में हमें मुख्य रूप से प्रशासन में हम लोग को मुख्य रूप से वंचित तत्वों के लिए कार्य करना है, जैसे श्रमिक हो गया, महिला, बुजुर्ग, इन सब के बारे में काम करना है। तो LSW इनके बारे में सर गहन रुचि, उनकी समस्याओं के बारे में गहन जानकारी प्रदान करता है। साथ ही सर कानूनी और सामाजिक आर्थिक रूप से उनकी समस्याओं को दिखाता है और कानूनी रूप से उनके जो भी संवैधानिक प्रावधान है, सरकार की योजनाएं हैं और क्या क्या समस्या है, इन सबको वो LSW बहुत अच्छे से जानकारी देता है। इसलिए सर प्रशासन में इसका योगदान बहुत है। अच्छा, LSW में एक स्टैंडिंग ऑर्डर की चर्चा होती है, स्टैंडिंग ऑर्डर क्या? स्टैंडिंग ऑर्डर सर जो नियोजक द्वारा अस्थायी आदेश दिया जाता है। अच्छा। आ, गुलजारी लाल नंदा का नाम सुना है? जी सर। उनका क्या कंट्रीब्यूशन? सर गुलजारी लाल नंदा ने सर उन्होंने सर आचरण संहिता दिया था, उनके अनुशंसा पे आया था, लागू हुआ था। अनुशासन संहिता और आचरण संहिता। अनुशासन संहिता क्या होता है? अनुशासन संहिता है जब श्रमिक और नियोजक के लिए कुछ नियम बताए गए हैं कि श्रमिक और नियोजक को क्या क्या करना है। जैसे कि सर नियोजक जो है वह श्रमिक नियोजक जो है किसी कर्मचारी की बिना बिना सूचना दिए उसका स्थानांतरण नहीं करेगा या उनके कार्यभार में वृद्धि नहीं करेगा, उसकी पदोन्नति को नहीं रोकेगा। साथ ही स्थानीय स्तर पे जो भी सामूहिक सौदेबाजी है उसी आधार पर विवाद को निपटान करेगा, प्रयास करेगा। और सर जो भी नियम है समितियों के उनको लागू करने का कार्य करेगा। जबकि सर श्रमिक की ओर से है कि श्रमिक हिंसात्मक गतिविधियां नहीं करेंगे। वे साथ ही वे सामूहिक सौदेबाजी सामूहिक सौदेबाजी का प्रयास करेंगे और शिकायत निवारण पदाधिकारियों द्वारा दी गई शिकायतों का जो भी प्रावधान दिए गए, नियम दिए गए हैं उसको लागू करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आपका ग्रेजुएशन जूलॉजी है, जी सर। तो ये जूलॉजी प्रशासन में क्या योगदान देगा? सर जूलॉजी का वर्तमान क्योंकि जूलॉजी का वर्तमान समय में बहुत योगदान है प्रशासन में, क्योंकि जब हम 2 साल से लगभग हम महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, इस समय प्रशासन और स्वास्थ्य क्षेत्र ही मिल के भारत को आगे ले जा रहे हैं। तो चूंकि सर वर्तमान में जो डिजीज महामारी फैली हुई है वह वायरस की वजह से फैली हुई है और हमें जूलॉजी में इसका अध्ययन करना है, उसके म्यूटेशन के बारे में अध्ययन करना है। साथ ही उससे संबंधित जो भी उपचार है, उनके लिए ड्रग्स हैं, उन सबका हमें पढ़ना है। तो प्रशासन में इसका बहुत सारा योगदान किया वो है। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन क्या होता है? सर म्यूटेशन होता है सर जेनेटिक मटेरियल में अचानक से परिवर्तन होना। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल आरएनए और डीएनए है जो एक पीढ़ी से दूसरी सर जो कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। आरएनए और डीएनए में डिफरेंस क्या है? सर आरएनए जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। और आरएनए सर साइक्लोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है। डीएनए जो होता है डबल स्टैंडर्ड संरचना होता है और आरएनए सिंगल स्ट्रक्चर होता है।
सर डीएनए जो होता है अनुवांशिक पदार्थों को एक पेड़ से दूसरे पेड़ में ले जाता है, जबकि आरएनए प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। और इसके अलावा सर डीएनए डीएनए में सर डीऑक्सीराइबोस शुगर पाया जाता है और आरएनए में सिर्फ राइबोस शुगर पाया जाता है। ये जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप जो होता है सर जीवों के जो आंतरिक लक्षण होते हैं, जीवों की जो संरचना होती है, उनको जीनोटाइप कहते हैं। जीन बेस क्या होता है? जीन बेस सर जीन बेस सर डीएनए में 4 बेस पाए जाते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, उसी को कहते हैं। अच्छा, ब्लड के बारे में बताइए थोड़ा सा। सर ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है और ये मनुष्य में 5 से 6 लीटर पाया जाता है। इसका जो इसका पीएच जो होता है वह 7.4 होता है। और सर ब्लड में दो भाग ब्लड होते में हैं। प्लाज्मा प्लाज्मा क्या होता है? सर प्लाज्मा जो होता है ब्लड का 55% भाग होता है। और प्लाज्मा में मुख्य रूप से सर 90% जल होते हैं। प्लाज्मा का मुख्य कार्य होता है हार्मोन और जितने भी डाइजेस्टिव पदार्थ है उसका संचरण कराना। अभी प्लाज्मा के बारे में जो बात कोरोना संकट से निपटने में प्लाज्मा के बारे में कुछ चर्चा की है, क्या है चर्चा ये? सर प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट लाया गया था, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जो है कोविड-19 से संक्रमित हो जाता है तो उसके बॉडी में उस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप हो जाता है। और जब ये जो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है तो वो उस एंटीबॉडीज को प्राप्त करने के लिए हम उस व्यक्ति से ब्लड लेते हैं, उसको प्लाज्मा को उसको अलग करते हैं और फिर पुनः हम संक्रमित व्यक्ति में उस प्लाज्मा को डालते हैं। एंटीबॉडीज क्या होता है? एंटीबॉडीज जब कोई हमारे बाहरी एंटीजन हमारे शरीर पे इफेक्ट करते हैं तो हमारी जो उसके अगेंस्ट जो प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है उसे एंटीबॉडीज कहते हैं। ये एक प्रोटीन होता फिर है। एंटीजन क्या होता है? तो एंटीजन जो होता है सर ये बाहर एंटीजन होता है जो जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, हमारे शरीर पे संक्रमित करने का ये कार्य करते हैं। जैसे बायोटेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल होता है एंजियोलॉजी में, जी। तो कौन सी शाखा बायोटेक्नोलॉजी की मेडिसिन से जुड़ी हुई है? मेडिसिन से सॉरी सर पता नहीं। अच्छा, कोई 5 कम्युनिकेबल डिजीज का नाम बताइए। केवल डिजीज में सर एक तो कोविड-19 हो गया। सेकेंड सर टीबी हो गया। थर्ड टीबी, एड्स। अच्छा ठीक है, आप जूलॉजी आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है जी सर। और आपका प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में चयन हो जाता है जी। और उसके बाद आपको सरकार के गाइडलाइन के तहत आपको वैक्सीन लेने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। जी। आप जाते हैं फील्ड में लोगों को प्रेरित करने के लिए कि वैक्सीन लीजिए। आप जूलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप जूलॉजी आपके कार्य क्षेत्र में किस रूप में सहायता देगा कि लोग वैक्सीन लेने के लिए प्रयासरत होगा या प्रेरित होगा? आप किस रूप में इस विषय का उपयोग कर पाएंगे लोगों को समझाने में? जूलॉजी का उपयोग बताइए। सर जूलॉजी का उपयोग प्रशासन में वैक्सीन के लिए। लोगों को किस रूप में आप सिखाएंगे कि आप वैक्सीन लीजिए, ये सुरक्षित है, और उसको जो जूलॉजी से जोड़ के आपको बताना है? कुछ आइडिया होगा आपके दिमाग में? सर मैं लोगों को ये बता सकती हूँ कि क्योंकि मैं जूलॉजी की स्टूडेंट हूँ, मैं लोगों को ये बता सकती हूँ कि इससे पहले भी बहुत सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम चले हैं और वो सफल हुए हैं। जैसे कि सर पोलियो हुआ है या फिर चेचक हुआ है, इस तरह के जो वैक्सीनेशन प्लान चले हैं और ये समाप्त भी हुए हैं ये डिजीजेस। तो
इस आधार पे मैं उन लोगों को बता सकती हूँ कि जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मिलके इस डिजीज़ के अगेंस्ट जो वैक्सीन डेवलप किए हैं वो कारगर हैं। और साथ ही साथ मैं स्वयं को अगर वह वैक्सीन लेने का एज मेरा होता है तो मैं खुद लेके लोगों को प्रेरित करूँगी या अपने फैमिली को प्रेरित करूँगी कि वो ले, ताकि लोगों को जाए कि हाँ कि वैक्सीन सुरक्षित है तो कितनी आगे। खुद कितनी बार लेगी? जी सर। खुद कितनी बार लेगी? सर मैंने दोनों बार ले लिया है। हाँ, तो फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट के लिए फिर दिखाएगी तो कितनी बार ले सकती है? जो ले चुका खत्म हो गया है। अच्छा, ये आपका चयन जो है पिछली बार आरोप पर हुआ, आरोप पोस्ट पे, है ना? जी। रेवेन्यू कलेक्शन और टैक्स कलेक्शन दो शब्द है ना? रेवेन्यू और टैक्स में क्या अंतर है ये बताइए। सर टैक्स जो होता है ये किसी वस्तु के उत्पादन पे या किसी व्यक्ति की आमदनी पे लगाया जाता है, जबकि रेवेन्यू होता है वो कुछ सेवाओं सरकार द्वारा जो सेवाएं दी जाती है उन पे लगाया जाता है। जैसे कि सड़क टैक्स होता है रेवेन्यू में, सड़क उपकर होता है, हेल्थ उपकर होता है। तो ज़्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर? फंक्शन क्या क्या मेन उसका? सर उसका मुख्य कार्य होता है रेवेन्यू वसूलना, जिसमें सर हेल्थ से उपकर आते हैं, सर शिक्षा उपकर आता है, सड़क उपकर आते हैं, साथ ही सर भूमि का अधिग्रहण से संबंधित अगर सरकारी कार्यों के लिए भूमि का अधिग्रहण उसके लिए करना, इसके अलावा सर म्यूटेशन करना, दाखिल खारिज करना। विकास सर। सर आ, आप सर्विस में हैं क्या? नहीं सर, ये मेरा 64 में चयन हुआ है आरओ के पद पर। किसमें? आरओ के पद पर चयन हुआ है मेरा। आरओ के पद पे चयन हुआ है, अच्छा ठीक है। आप अभी दाखिल खारिज की कुछ बात कर रही थी, उनका कार्य क्या होता है दाखिल खारिज? सर दाखिल और खारिज, अगर कोई ज़मीन बेचना चाहता है तो उसके नाम को, ज़मीन से उसके नाम को हटाया जाता है तो खारिज कहलाता है, और जो ज़मीन खरीद रहा है उससे जब नाम पे किया जाता है तो उसे दाखिल कहते हैं। ये कहाँ से ये नाम हटाया जाता है और ये जोड़ा जाता है? सर ज़मीन के कागजात से। जमीन के कागजात तो आपने विक्रेता और क्रेता की बात की कि बेचा गया, कहाँ पे ये दाखिल और खारिज होता है? सर अंचलाधिकारी के ऑफिस में। हाँ नहीं वो ठीक है, कहाँ पे, किस जगह पे, किस रजिस्टर में, कुछ नाम है उसका? सर को नहीं पता है। ओके। आपकी पहली प्राथमिकता क्या है इसके बारे में? सर पहली प्राथमिकता ये। ये अंचल अधिकारी के कार्यों, अंचल अधिकारी के पहले आपने सेलेक्ट हुई और अभी आप बीएस में जाती हैं, क्या अंतर देखती हैं, किस अंतर की वजह से आप बीएस में ज्वाइन करना चाहती हैं? सर वर्तमान में अपना चयन आरोपी भी हुआ है, उसके लिए मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन अभी ये मैं प्रयासक हूँ आगे जाने के लिए, क्योंकि सर उसका जो कार्य क्षेत्र होगा वो विस्तार हो जाएगा, उसके जो अधिकार है उसके वो सारे विस्तार हो जाएंगे। जैसे कि सर अगर मैं बीएस में जाती हूँ तो मुझे एक सब डिवीज़न मिल जाएगा, जबकि अंचल अधिकारी का तौर पे सिर्फ एक अंचल मिलेगा, तो उसके कार्य का उसको होगा वो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने बीएस को प्राथमिकता दी है। बिहार में कुल कितने सब डिवीजन हैं? सर बिहार में 103। 100? 101 सर। ओके, वेरी गुड। वैकल्पिक विषय क्या है आपका? लेबर एंड सोशल वेलफेयर। लेबर एंड सोशल वेलफेयर। ये जितने भी श्रम कानून देखते हैं वो देखने में तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये श्रमिकों के हित के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंततः जो है वो मैनेजमेंट ओरिएंटेड हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? सर श्रम कानून जो बनाया जाता है वो श्रमिकों के लिए बनाया
जाता है। हाँ, कुछ एरिया में हम कह सकते हैं कि वो मैनेजमेंट ओरिएंटेड हो जाता है, क्योंकि इसमें से पहला है कि उसका जो प्रशासन है, कानून से संबंधित जो भी प्रशासन है वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। सेकंड है कि श्रमिक जो हैं अभी भी अशिक्षित है, अपने इस कानून के प्रति या उनके जो अधिकार दिए गए हैं वो इससे अनभिज्ञ हैं। साथ ही कुछ जो श्रमिक हैं वो नियोजक के साथ मिलके, कुछ श्रमिक मिलके अपने में ही ये समझौता कर लेते हैं, जिसका लाभ अन्य श्रमिक को नहीं मिल पाता है। तो इस तरह की कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से ये यानी कि जो श्रमिक वर्ग आप कहना चाहते हैं, बेसिकली आप श्रमिक संघ की बात करते हैं जो मैनेजमेंट के साथ मिलके काम कर रहे हैं, राइट? जी ओके। अच्छा, ये विशेष आर्थिक इकाई सुने हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन? जी सर, मैं सुनी हूँ। तो अक्सर कहा जाता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन या भारत में निवेश अगर हमें बढ़ाना हो तो लेबर लॉज को थोड़ा लिबरल करना होगा। तो हमारे इंडियन लेबर लॉज में ऐसा कौन सा लॉ है, ऐसा ड्रैकोनियन लॉ हम कहेंगे, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि ये निवेश हमारे यहाँ नहीं आने दे रहा है और उसको लिबरल करने की जरूरत है? तो जैसे कि अभी फिलहाल जो सुधार हुए हैं, जैसे कि 300 श्रमिक आने पे ही छटनी से संबंधित प्रावधान, छटनी के अगर 300 से कम श्रमिक रहते हैं तो नियोजक अपने स्तर पे छटनी कर सकता है, ना किसी सरकार के प्रोसेस के तहत जाना पड़ेगा। तो सर, जहाँ जहाँ बहुत सारे इतने छोटे छोटे इशू हैं जिसके लिए नियोजक को गवर्नमेंट एरिया में जाना पड़ता है उसे अनुमति लेने के लिए, तो इससे ज़्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ वर्कलोड बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, जिसकी वजह से अनुमति लेने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। और क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर जो होते हैं वे तत्काल लाभ चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ चाहते हैं, और इसमें सर ये अनुमति लेने के प्रोसेस जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। या फिर अभी कहा जा रहा है कि जैसे प्रतिदिन कार्य के घंटे 8 घंटा है, लेकिन अगर जरूरत पड़ने पे इसे उधार करना चाहिए, ताकि अगर हमें ज़रूरत है, इसेंशियल ज़रूरत है, आपूर्ति श्रृंखला की ज़रूरत है, तो हमें इस कार्य को बढ़ाना चाहिए। तो इस तरह के कुछ लॉ हैं जिसको उधार करने की आवश्यकता है, और वर्तमान में किया भी गया है कुछ लॉ को। अगर इन लॉज को लिबरल किया जाए तो निवेश बढ़ने की जगह पे हो सकता है कि निवेश तो एक तरफ बढ़ेगा, लेकिन हो सकता है कि भारतीय श्रमिकों का शोषण भी बढ़ जाए। ऐसी संभावनाएं आपको लगती हैं? सर, अगर देखा जाए तो सर 1% श्रमिकों का शोषण बढ़ेगा, क्योंकि जो भी कानून उदार करने के लाए गए हैं वो श्रमिकों को हित में भी देखा जा रहा है। जैसे कि अगर हम अतिकाल के लिए, अगर हम कार्य की स्थिति उनका कर रहे हैं 12 घंटा या 10 घंटा, तो उसके लिए दिया भी गया है कि आप उसके हिसाब से वेतन दीजिए जो सामान्य से दोगुना होगा। इसी तरह का सर है कि इसी तरह के कुछ प्रावधान है कि जैसे उनका वर्तमान में प्रवासियों के लिए सुविधा बढ़ा दी गई है, सामाजिक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो ना ये जो भी लिबरल किए जा रहे हैं वो उस एरिया में लिबरल किए जा रहे हैं कि जो सरकार का इंटरफेयर है वो कम है, इससे जो समय बचता है, तो इस एरिया को कम किया जा रहा है, ना कि श्रमिकों के हित को अनदेखी किया जा रहा है। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न, ये प्रवासी मजदूर कौन है जिनके बारे में आप कुछ कह रहे हैं? सर, प्रवासी मजदूर जो किसी अपने जन्म स्थान को छोड़ के किसी कार्य हेतु दूसरे राज्य में जाते हैं, किसी दूसरे स्थान पे जाते हैं, तो उसे प्रवासी मजदूर कहते हैं लगभग। और किसी औद्योगिक क्षेत्र में इस तरह के 5 व्यक्ति काम करते हैं, तो वहाँ पे ये प्रवासी संबंधी कानून भी लागू होता है। सर, प्रियंका, ठीक है, थोड़ा सा क्योंकि रेवेन्यू अफसर में चयन हो गया है और तुम बताएगी भी कि चयन हो गया है, तो उसका थोड़ा सा और तैयार कर। उसको मिल नहीं रहा है सर, समझ में उसके साइड पे मैं जा रही हूँ तो उसका लैंग्वेज थोड़ा प्रशासनिक तरीके से बताया, तो ये सब। अच्छा, ठीक है, वो प्रैक्टिकली हम किसी को अपना पुराने कोई भी स्टूडेंट होंगे आरओ वाले, उसको हम बोल देंगे, कुछ करके तैयार करके तुमको दे देंगे, ठीक है। तो वो सब चीज़ थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, अभी तो मान लीजिए तुमने ज्वाइन करा नहीं है, उस पर बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगी। और LSW तो तुम्हारा पिछले बार भी बहुत अच्छा था मेरे हिसाब से। अब बताएं, क्योंकि तुम इसमें जो एग्जैक्ट पूछ रहे थे विकास सर, वो तुम ना दे करके बाउंड्री वाले को बताएंगे विकास सर,
बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहती है। एक चीज़ मैंने सुधार जो देखा है पिछले बार से कि जूलॉजी में सही से पहले पिछले बार बहुत गड़बड़ होती थी सिर्फ जूलॉजी में से तुम्हारे वो ठीक है। ठीक है विकास सर, आप जितना देर लिए उसको देखिए।